नमस्कार मित्रवर, मैं महाराज कुमार गुप्ता आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती 2024-25 के लिए मित्रों टीआरई 4.0 मित्रों क्वालिफाई होना चाहते हैं और मित्रों अपने भविष्य को एक उज्जवल तरीका से मित्रों जीना चाहते हैं, तो मित्रों प्रतिदिन प्रीवियस ईयर का संग्रह मित्रों इस चैनल पर रात्रि 8 बजे मित्रों जो है चलाया जा रहा है। अतः प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों प्रतिदिन जो है से ऑनलाइन कोर्स जो भी बच्चे खरीदे हैं उनको मित्रों पर्सनल जैसे पीडीएफ विद पैकेज के साथ मित्रों प्रोवाइड करवाया गया है। अतः यदि अभी तक आप पैकेज नहीं खरीद पाए हैं किसी कारणवश, तो मित्रों दोनों में से किसी नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करके मित्रों ऑनलाइन परचेज अब पैकेज को जरूर कर लें, ताकि मित्रों हर तरीका से हम आपको सपोर्ट कर सकें। देर करने से और आपको जीवन गड्ढा में जा रहा है, इतना याद रखिएगा। तो बिना समय गवाए मित्रों आज के पहले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। ठीक है, कि अलंकार क्या है, फट से बताइए कि अलंकार क्या है। ए में आपका वाद है, बी में टेम्पर है, सी में मेलोडिक या हार्मोनिक सौंदर्य है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि अलंकार क्या है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है और सभी प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए, क्योंकि मित्रों प्रीवियस ईयर का संग्रह चल रहा है और प्रीवियस ईयर का मित्रों क्लास 1 भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। साथियों बताते चलें कि मेलोडिक या हार्मोनिक के सौंदर्य को हम क्या बोलते हैं, अलंकार बोला जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। अलंकार एक विशेष प्रकार का मेलोडिक या हार्मोनिक सौंदर्य है जो संगीत रचना को सुंदर बनाता है। यह संगीत की सुंदरता और ऋचा को बढ़ाता है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि जब भी मित्रों क्लास को स्टार्ट करते हैं तो कलम और कॉपी ले करके या बैठे। ठुमरी के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि ठुमरी के मुख्य रूप से कितने प्रकार माने जाते हैं, 2, 5, 3। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि ठुमरी के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं। तो साथियों 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। 2 एकदम सभी हमारे मित्रों का आंसर सही है। इसके लिए सभी को धन्यवाद। मित्रों जैसा कि हम सभी को बताए हैं कि प्रतिदिन पीडीएफ को पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको प्रीमियम वीडियो में तो ज्वाइन आपको करना है और फटाफट सबसे पहले कमेंट्स में आपको अपना आंसर देना है। ठीक है, अब मित्रों हम जानेंगे कि ठुमरी के जो है 2 प्रकार माने गए हैं, तो कौन कौन है। ठीक है, पहला ध्यान दीजिएगा बोल बनाओ की ठुमरी। ठीक है, और दूसरा का आपका है बोल बांट की ठुमरी। नोट कीजिए, फट से लिखिए। पहला आपका बोल बनाओ की ठुमरी और दूसरा का क्या है, तो बोल बांट की ठुमरी। तो बोल बनाओ की ठुमरी किसे कहते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। बोल बनाओ की ठुमरी को बनारसी ठुमरी भी कहा जाता है। तो आपसे प्रश्न में आ सकता है कि बोल बनाओ ठुमरी का अन्य नाम क्या है, तो बनारसी है, बनारसी ठुमरी। ठीक है, और मित्रों बोल बांट की ठुमरी का अधिक प्रयोग जैसे नहीं किया जाता, यह शब्द तथा बंदिश प्रधान ठुमरी होता है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। चतुरंग के कितने अंग है, चतुरंग के कितने अंग है। मित्रों इस प्रश्न का आंसर जो है आपका प्रश्न में छुपा हुआ है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है कि चतुरंग के कितने अंग है। 4, 3, 8। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि चतुरंग के कितने अंग हैं। तो मित्रों बताते चले कि चतुरंग के कुल 4 अंग हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों मारवा थाट की पहचान क्या है। फट से बताइए कि मारवा थाट की पहचान साथियों क्या है। ए में आपका कोमल, रे कोमल तथा म तीव्र, बी में ध कोमल, सी मित्रों ग नि कोमल, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि मारवा थाट की पहचान क्या है। तो मित्रों बताते चले कि रे कोमल और म तीव्र, रे कोमल और म तीव्र, मतलब ए पर आंसर हमारा क्या है, सही है।
मित्रों जैसे हम प्रश्न को पढ़ते हैं वैसे मित्रों आप जैसे कमेंट्स में आंसर फट से देना शुरू कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा साथियों, स्वरों को विलंबित लय में फैलाकर गाना क्या कहलाता है? फिर से बताइए कि स्वरों को विलंबित लय में फैलाकर गाना क्या कहलाता है? ए में आपका संवादी है, बी में तान है, सी में वादी है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा कि स्वरों को विलंबित लय में फैलाकर गाना क्या कहलाता है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, गायक जब अपने गाना आरंभ करते हैं तो ठीक है राग के अनुसार उसके स्वरों को विलंबित लय में फैलाकर यह दिखाता है कि मैं कौन सा राग गा रहा हूं या गा रही हूं। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, किसने वाद्यों को 4 वर्गों में बांटा है? ए में आपका भरत साहब, बी में सारंगदेव, सी मित्रों मतंग मुनि, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि किसने वाद्यों को 4 भागों में बांटा है? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए, रुकिए नहीं। जैसे क्वेश्चन आता फटाफट ए बी सी डी ई फट से टाइप करिए एकदम। ठीक है, तो किसने वाद्यों को 4 भागों में बांटा है? तो सारंगदेव साहब। मतलब ऑप्शन नंबर बी आंसर क्या है? सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार भारतीय वाद्य को 4 वर्गों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। ठीक है, मित्रों को बताना है कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो सारंगदेव। अगला प्रश्न आपका है, ऑर्केस्ट्रा की संज्ञा किसे दी गई है? ए में आपको कार्ड को, बी में मित्रों वृंद वादन को, सी में हारमोनी को, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि ऑर्केस्ट्रा की संज्ञा किसे दी गई है? तो मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए और मित्रों कोशिश कीजिए कि सभी प्रश्नों का आंसर जरूर कमेंट्स में दे। और यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिए मित्रों वृंद वादन, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों, यह राग बिलावल थाट का है? फट से बताइए, यह राग बिलावल थाट का है? ए में आपका संकरा है, बी में बसंत है, सी में पुरिया है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए, यह राग बिलावल थाट का है? तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा संकरा। मतलब ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, वेंकटमुखी द्वारा कितने मेलों की रचना की गई है? वेंकटमुखी साहब द्वारा कितने मेलों की रचना की गई है? 72, 55, सी में 33, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि वेंकटमुखी द्वारा कितने मेलों की रचना की गई है? मित्रों बताते चले कि 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, वेंकटमुखी साहब मित्रों कुल 72 मेलों की रचना की है। ठीक है, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दक्षिण के पंडित वेंकटमुखी ने चतुर्दंड प्रकाशिका, आपसे पूछ सकता है कि चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है? तो वेंकटमुखी साहब है। और इसी ग्रंथ में मित्रों इन्होंने जो है 72 थाटों अथवा मेलों की रचना की है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, भरत ने अंतर्गंधार स्वर को किस धुनी पर माना है? फट से बताइए कि भरत ने अंतर्गंधार स्वर को किस धुनी पर माना है? ए में आपका 3 है, बी में आपका 2 है, सी में 11 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि भरत ने अंतर्गंधार स्वर को किस धुनी पर माना है? तो मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मतलब 11 आंसर क्या है? सही है, 11 का आंसर 11 ही है। रात्रि का समय है मित्रों, ठंडा भी है नहीं, आराम से क्या करिए कि एक छोटा सा कंबल पतला होना चाहिए, ओढ़ करके बैठ जाइए, आराम से ईयरफोन लगा करके कॉपी कलम ले करके और नोट करते चलिए। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि तबले में कितने
गट्टे होते हैं? फट से बताइए साथियों, तबले में कितने गट्टे होते हैं? और यदि ये आपको प्रश्न का आंसर नहीं आता है तो समझिए कि आप इतना दिन से ये स्टेट कैसे निकाल ली हैं। नहीं, रट्टा मारने से ज्यादा जरूरी है कि आप हमारे साथ प्रतिदिन क्लास को ज्वाइन करें। तबले में गट्टा जैसे कितने होते हैं? ए में 10 है, बी में 8 है, सी में 15 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चलें कि तबले में जैसे कुल गट्टा जो होता है 8 होता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। सोमनाथ के अनुसार कुल कितने मेल माने गए हैं? मेल मतलब थाट नहीं, सोमनाथ के अनुसार कुल कितने मेल माने गए हैं? ए में आपका 20 है, बी में 23 है, सी में 19 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चले कि सोमनाथ के अनुसार कुल मेलों की जो मित्रों संख्या मानी गई है, फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए मित्रों। 23 मेल माने गए हैं। किसके अनुसार? सोमनाथ साहब के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आंसर क्या है? सही है। अगला प्रश्न साथियों, वैदिक कालीन संगीत का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है? फट से बताइए, वैदिक कालीन संगीत का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है? ए में आपका निबंध गान है, बी में साम गान है, सी में निबंध गान है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि वैदिक कालीन संगीत का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सामगान। जैसे मित्रों हम प्रश्न पढ़ते हैं वैसे मित्रों कमेंट्स में आंसर देना शुरू कर दिया कीजिए। मित्रों व्याख्या पर आप ध्यान दीजिएगा और नोट कीजिएगा, ठीक है। सामगान वैदिक कालीन संगीत का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह संगीत का एक विशेष प्रकार है जिसमें गायक और वादक एक दूसरे के साथ संगीत का आनंद लेते हैं। गायक और वादक मतलब गाने वाला और बजाने वाला दोनों एक साथ मिलकर संगीत का आनंद लेते हैं। उसी को मित्रों क्या बोलते हैं? सामगान कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, ताल के कितने प्राण होते हैं? साथियों फट से बताइए कि ताल के कुल कितने प्राण होते हैं? ए में आपका 8 है, बी में 10 है, सी में 12 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों बताइए कि ताल के कितने प्राण होते हैं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर डाला कीजिए, पीछे आपको नहीं रहना है कि अगला व्यक्ति आंसर देगा तब हम आंसर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ताल के कितने प्राण है? तो मित्रों ताल के कुल 10 प्राण है, मतलब ऑप्शन नंबर बी साथियों क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों, प्रवन भारतीय के लेखक कौन है? फट से साथियों बताइए कि प्रवन भारतीय के लेखक कौन है? ए में आपका लालमणि मिश्र, बी मित्रों आचार्य बृहस्पति, सी में ओमकार नाथ ठाकुर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि प्रवन भारतीय के लेखक कौन है? तो साथियों 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि प्रवन भारतीय के लेखक कौन है। तो मित्रों बताते चलें कि 16 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर साहब। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। इस प्रकार साथियों ऑप्शन नंबर सी आंसर क्या है? सही है। नहीं, अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। जनक राग का स्वर संरचना कैसी होती है? जनक राग का स्वर संरचना कैसी होती है? यह मित्रों आपका है संगीत स्वरों की एक समृद्ध श्रृंगार भाषा, बी में है शुद्ध स्वरों का समृद्ध जैसे तत्कालिक संगीत, सी में मित्रों अविभाजित श्रुतियों पर आधारित स्वरों का समृद्धि, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चले कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब अविभाजित श्रुतियों पर आधारित स्वरों की समृद्धि, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आंसर क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि वर्जित स्वर का क्या अर्थ है? ए में आपका पूर्ण स्वर, बी में निषेधित स्वर, सी में अतधित स्वर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्र उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि वर्जित स्वर का क्या अर्थ है? तो मित्रों बताते चले कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा निषेधित स्वर। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है? सही है, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, पाश्चात्य संगीत में कितने से स्वर होते हैं?
मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पाश्चात्य संगीत में कितने से स्वर लगते हैं। 7 से, 5 है, 3 है। डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 19 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप जरूर दीजिए, क्योंकि मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। मित्रों बताते चले कि पाश्चात्य संगीत में कितने से स्वर होते हैं, तो मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल मतलब 7 आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने किस कला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि पंडित ओमकार नाथ ठाकुर साहब ने जैसे किस कला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। ये मैं मित्रों आपका रविंद्र भारती विश्वविद्यालय, बी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, सी में, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ए में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चले 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मित्रों जैसे ओमकार नाथ ठाकुर ने किस कला का विश्वविद्यालय का निर्माण किया था, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि घराना का अर्थ क्या है। फट से मित्रों बताइए कि घराना का अर्थ क्या है। गीतों का समूह, गायन की शैली, एक मौसीकी समूह। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि घराना का अर्थ क्या है। तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गायन की शैली। घराना क्या है, तो मित्रों गायन की एक शैली होती है। ठीक है, ध्यान दीजिए, नोट कीजिएगा, अच्छा ना। घराना का अर्थ होता है एक ऐसा संगीत परंपरा जिसके अंतर्गत विशेष गायन शैलियों की विकास होती है। यह एक परिवार में संगीतज्ञ ज्ञान को आगे बढ़ाने का कारण होता है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। धातु की एक छोटी पत्ती जिससे सरोद बजाया जाता है उसे क्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि सीधा सीधी आप समझ सकते हैं कि सरोद किससे बजाया जाता है। जवा से, मनका से, पतियों से। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल मतलब सरोद जैसे मित्रों जवा से बजाया जाता है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जाति के लक्षण हैं 13, 10, 8। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों पर से बताइए कि जाति के कुल कितने लक्षण हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर यदि आप नहीं देते तो मित्रों बहुत दुख होगा, क्योंकि जाति के कुल मित्रों 10 लक्षण हम बहुत बार बता चुके हैं। एक बार नहीं, बहुत बार मित्रों बता चुके हैं। अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा कि संगीत रत्नाकर किसकी रचना है। मतंग साहब का, अहोबल साहब का, सारंगदेव का। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि संगीत रत्नाकर किसकी रचना है। तो मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा संगीत रत्नाकर के जो मित्रों लेखक हैं सारंगदेव हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न मित्रों वैदिक कालीन संगीत क्या है। ए में आपका अति प्राचीन भारतीय संगीत, बी में शास्त्रीय संगीत, सी मित्रों फिल्मी संगीत है। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए वैदिक कालीन संगीत क्या है। तो मित्रों 25 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। अति प्राचीन भारतीय संगीत को मित्रों वैदिक कालीन संगीत कहते हैं। नहीं, अति प्राचीन भारतीय संगीत को क्या कहते हैं, तो वैदिक कालीन संगीत मित्रों बोला जाता है। इस प्रकार साथियों एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। ठीक है साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वाद्य वर्गीकरण क्या है, फट से मित्रों बताइए वाद्य वर्गीकरण क्या है। ए में आपका संगीत का विभाजन, बी में वाद्य संगीत का क्षेत्र, सी में वाद्य संगीत में उपयोग होने वाले यंत्रों का व्यवस्था। डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि वाद्य वर्गीकरण क्या है। तो 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी कहने का मतलब मित्रों को वाद्य संगीत में उपयोग होने वाले यंत्रों की व्यवस्था को क्या बोलते हैं, वाद्य वर्गीकरण बोला जाता है। ठीक है
अर्थात मित्रों बारीकी से इसको याद आपको रखना है कि स्वरों की संख्या के आधार पर रागों को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, 7 स्वरों को सारे मिलाकर एक सप्तक बनता है और इसके अनुसार राग को विभिन्न ग्रामों मित्रों वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियां मान्य है? फट से मित्रों बताइए कि भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियां मान्य है? ए में 12 है, बी में 22 है, सी में 7 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि भारतीय संगीत में कुल कितनी श्रुतियां मान्य है? तो मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। भारतीय संगीत में मित्रों कुल श्रुतियों की संख्या कितनी है? मित्रों फट से कमेंट्स में एकदम टूट पड़ी है। अब आंसर फटाफट दीजिए। 22 एकदम सही है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियां मान्य है? तो 22। अगला प्रश्न साथियों, राग जाति का निर्धारण के आधार पर करते हैं। राग जाति का निर्धारण के आधार पर करते हैं। श्रुतियों के आधार पर, बी में स्वरों की संख्या के आधार पर, सी में मित्रों मूर्छना के आधार पर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों 28 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वरों की संख्या के आधार पर मित्रों राग जाति का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न मित्रों, स्वर व्यवस्था का क्या अर्थ है? ये में आपका है संगीत में रागों का आदान प्रदान, बी में संगीत में स्वरों का क्रमबद्धता, सी में मित्रों संगीत में ताल की व्यवस्था अवस्था, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, संगीत में रागों का आदान प्रदान। ठीक है, स्वर व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो संगीत में रागों का आदान प्रदान की क्रिया को मित्रों जैसे स्वर व्यवस्था का अर्थ माना गया है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है? सही है। मित्रों अगला प्रश्न आपका है, पखावज में स्वर ऊंचा करने के लिए क्या करते हैं? फट से मित्रों बताइए कि पखावज में स्वर ऊंचा करने के लिए क्या करते हैं? ए में आपका आटा कम करते हैं, बी में ज्यादा करते हैं आटा को मतलब और सी में मित्रों पूरी को कसते हैं, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि पखावज में स्वर ऊंचा करने के लिए मित्रों क्या करते हैं? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि आटा कम करते हैं, आटा कम करते हैं। मित्रों अगला प्रश्न आपका है, तबले के कितने वर्ण होते हैं? मतलब तबले में कुल कितने गट्टे होते हैं? तो 8 गट्टे होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि तबले के कितने वर्ण होते हैं? 15, 12, 10, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए कि तबले के कितने वर्ण होते हैं? तो मित्रों बताते चले कि 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तबले के मित्रों कुल वर्ण जो होता है 10 होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा ढोल मंदिरों में बजाया जाता है? ए में आपका तबला है, बी में नल है, सी में इंडिका है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा ढोल है जिसे मित्रों मंदिरों में बजाया जाता है? तो मित्रों बताते चले कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। बताइए क्या होगा? ठीक है, इनमें से कौन सा ढोल मंदिरों में बजाया जाता है? तो इंडिका। कहाँ बजाया जाता है? मंदिरों में, डमरू की तरह होता है। मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, स्वर व्यवस्था में उच्चतम स्वर को क्या कहा जाता है? फट से बताइए, स्वर व्यवस्था में उच्चतम स्वर को क्या कहा जाता है? ए में आपका सम है, बी में तार स्वर है, सी में मध्य स्वर है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि स्वर व्यवस्था में उच्चतम स्वर को क्या कहते हैं? तो मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा तार स्वर। ऑप्शन नंबर बी मित्रों, सॉरी गलत लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या है? सही आंसर है। ठीक है, इस स्वर व्यवस्था में उच्चतम स्वर को क्या कहा जाता है? तो तार स्वर कहा जाता है। मित्रों इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा।
उच्चतम स्वर संगीत में मेलोडी को ऊंचाई और आकर्षण देने में मदद करता है, इसलिए इसे तार स्वर भी कहते हैं। तार स्वर संगीत में स्वर, क्रम, राग और मेलोडी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का शुद्ध ध दक्षिणी संगीत पद्धति के किस स्वर के समान है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है शुद्ध नी, बी में काकली नी, सी में मित्रों कौशिकी नी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 34 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा शुद्ध नी। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों, ठाट का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? ए में आपका संगीत में, बी में नृत्य में, सी में चित्रकला में, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि ठाट का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, ठाट का प्रयोग मित्रों संगीत के क्षेत्र में होता है। नहीं, अभी प्रश्न का आंसर आप ना देते तो चुल्लू भर पानी लीजिए, ठीक है ना, उसी में डेली सुबह शाम स्नान कीजिए। शाम में स्नान कीजिए, सुबह में सूर्य भगवान को जल दीजिए, ठीक है ना, रिजल्ट हो जाएगा। पढ़ना पड़ेगा, इतना ठंड पड़ने के बावजूद भी देखिए हम आपके साथ लगे हुए हैं, ठीक है, कि आपका रिजल्ट हो जाए। तो आपको भी हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ना होगा रात्रि 8 बजे। और यदि मित्रों अभी तक जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, जिनमें से कोई भी ऐसे व्यक्ति जो अभी तक परचेज नहीं किए हैं पैकेज को, तो मित्रों बार बार हम बोल रहे हैं कि पैकेज को जरूर परचेज कर लीजिए, अन्यथा आपके पास पछताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, रोना गाना और पछताना, उससे पहले आप पैकेज को क्या कर लीजिए, परचेज कर लीजिए, धक पढ़ लीजिए एकदम। ठीक है, संगीत में ठाट का महत्व क्या है? ए में मित्रों आपको स्वरों की उच्चता, बी में रागों का समूह, सी में मित्रों संगीतज्ञ अनुभूति, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 36 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 36 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा रागों का समूह। संगीत में ठाट का महत्व क्या है? तो मित्रों रागों का समूह। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। ठाट संगीत में रागों का समूह होता है जो संगीत को सुरक्षित रूप से प्रस्तुत करने में मदद करता है। ठाट को मेल भी कहा जाता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मेल शब्द ही प्रयोग किया जाता था। मतलब ठाट से पहले जो मित्रों पुराना जो प्राचीन नाम था संगीत में, ठाट नहीं कि उसको क्या बोला जाता था, मेल बोला जाता था। अगला प्रश्न है कि मेल स्वर समूह स्वद्रांग व्यंजन शक्तिमान किस ग्राम में कहा गया है? ये मित्रों आपका संगीत राज या ग्रंथ होना चाहिए, किस ग्रंथ में, नहीं किस ग्रंथ में कहा गया है? ये में आपका संगीत राज, बी में संगीत परिजात, सी में संगीत रत्नाकर और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मित्रों अति बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि अभिनव राग मंजरी में कहा गया है कि मेल स्वर समूह स्वद्रांग व्यंजन शक्तिमान अर्थात स्वरों के समूह को मेल अर्थात ठाट कहते हैं। तो मित्रों इसका रियल आंसर क्या होना चाहिए? तो अभिनव राग मंजरी, अभिनव राग मंजरी। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। राग किससे उत्पन्न होता है? ए में आपका ग्राम से, बी माद से, सी ठाट से, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि राग किससे उत्पन्न होता है? तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा राग जो है मित्रों ठाट से उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी साथियों क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। शुद्ध स्वरों वाला ठाट कौन सा है? बताइए, ये बताना आपको जरूरी है कि नहीं, क्योंकि मित्रों प्रीवियस ईयर क्लास प्रतिदिन चल रहा है। तो मित्रों आपको हम इस स्टेट में जितने भी प्रश्न पढ़ाए तो उसी से सारे के सारे प्रश्न मित्रों आए हैं। अतः शुद्ध स्वरों वाला ठाट कौन सा है? ए में आपका बिलावल है, बी में भैरवी है, सी में आपका भैरव है,
डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि शुद्ध स्वरों वाला थाट कौन सा है, तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा बिलावल। ऑप्शन नंबर एप्पल मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। दीर्दा, दीर्दा, राधा, दारा किस गत के बोल हैं? राजा खानेगत, मस्जिद खानेगत, फिरोज खानेगत, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चलें कि 40 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्जिद खानेगत। मस्जिद खानेगत आपको मित्रों याद रखना है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ताल क्या है, फट से बताइए ताल क्या है? ए में आपका है नायक नायिका के भेद, बी में मित्रों ध्वनि मापने का तरीका, सी में है समय को मापने का तरीका, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि ताल क्या है। मित्रों बताते चलें कि 41 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए, क्योंकि मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि ताल क्या है। मित्रों बताते चले कि 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समय को मापने का एक तरीका है। समय को मापने का एक तरीका है जिसे हम क्या बोलते हैं, ताल बोला जाता है। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। ताल संगीत में समय को मापने का एक तरीका है जिससे स्वर की मात्राएं गिनी जाती है। यह संगीत रचना में स्पष्ट हुआ और उसे सुचारू रूप से व्यवस्थित जैसे करता है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सी गीत गाया जाता है? मित्रों बहुत ही मित्रों बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? ये में आपका बिरहा, बी में ऋषिया, सी में कजरी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 42 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कजरी आंसर क्या है, सही है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। कजरी उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक गीतों में से एक है। कजरी के आमतौर पर उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भाषा में महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ठीक है, भोजपुरी भाषा में किसके द्वारा गाया जाता है? तो महिलाओं द्वारा मित्रों गाया जाता है। किस भाषा में? तो भोजपुरी भाषा में। मित्रों 43 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि वादी किसे कहा जाता है? ए में आपको प्रधान स्वर को, बी में संगत स्वर को, सी में उच्च स्वर को, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से नहीं। मित्रों बताते चले कि 43 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। प्रधान स्वर को मित्रों वादी स्वर कहा जाता है, या फिर स्वरों के राजा को मित्रों वादी स्वर बोला जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल साथियों हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों आज का अंतिम प्रश्न। ठीक है, क्योंकि अंत भला तो सब भला। और मित्रों एक चीज याद रखिएगा कि बार बार मित्रों आपको नोटिस हम फोकस कर रहे हैं कि मित्रों आप इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट करके मित्रों पैकेज को आप जरूर परचेज कर लीजिए। ठीक है, 59 मित्रों ध्यान दीजिएगा कि आवर्तन का संबंध किससे है? ताल से, नाद से, वाद से, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि आवर्तन का संबंध किससे है? तो मित्रों 44 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आवर्तन का संबंध मित्रों किससे है? तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ताल से है। मतलब ऑप्शन नंबर एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार साथियों याद रखिएगा यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है मित्रों, आप इसे अपने स्टडी ग्रुप में मित्रों वीडियो को पढ़ने के लिए और देखने के लिए मित्रों जरूर शेयर करें, ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग मित्रों अपने जीवन में निरंतर अग्रसर आगे की ओर बढ़ते रहें। मित्रों इतने सारे मिलकर के एक साथ कमेंट्स में आंसर दिए, इसके लिए सभी को धन्यवाद। ठीक है, आप धन्यवाद के पात्र हैं मित्रों, और लगातार प्रतिदिन इसी तरीका से मित्रों तैयारी कीजिए। 100% आपका रिजल्ट होगा तो
होगा। जैसे स्टेट, बीपीएससी, डीएसएसबी, नेट, एसएससी, केबीएससी मित्रों विभिन्न प्रकार के पदों के लिए मित्रों यह चैनल आपको 100% मदद करेगा। अतः मित्रों आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।